हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका मतलब क्या है बेटा, मेटलर्जी। क्लियर। सबसे पहले कुछ बातें जो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, और कुछ बच्चों के डाउट्स जो रिगार्डिंग मेटलर्जी है वो ले लेते हैं। लास्ट क्लास में मेटलर्जी हमने स्टार्ट किया था बेटा, तो आज हम मेटलर्जी के डाउट्स ले रहे हैं और सैटरडे को हम लाइव डाउट सेशन जैसा हमारा क्लास रहेगा। सैटरडे को जो क्लास रहेगी पूरी कोशिश है कि वो लाइव रहेगी, तो उसमें आपके और भी जो डाउट्स हैं वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। बट आज मैं लेक्चर 1 से जो आपके मेटलर्जी के डाउट्स हैं वो मैं आपके डिस्कस कर रही हूँ साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आए तो बहुत सारे हैं बेटा, कुछ लेकिन जिनको डाउट आया थोड़ा बहुत। हाँ, तेजस्विनी मैम, एक बार प्लीज लीचिंग बॉक्साइट वाला दोबारा समझा दो। जो केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं वो एनसीईआरटी से अलग हैं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेड बॉक्साइट क्या होता है? रेड बॉक्साइट हमारे पास Al2O3.2H2O होता है। लीचिंग किस चीज का मेथड है? ओर की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का मेथड है। और लीचिंग कंसेप्ट इस कंसेप्ट पे बेस्ड था कि हम उसमें कोई ऐसा एसिड बेस या कोई रिएजेंट ऐसा ऐड करेंगे जिससे वो कैसा हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए। सॉल्यूबल हो जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि रिएक्ट कौन करता है बेटा, रिएक्ट प्योर मेटल करता है, इम्प्योरिटीज भी उसमें प्रेजेंट होंगी, सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाएंगी। हीट करेंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा जो कि प्योर ओर है। क्लियर। आपको जिन रिएक्शंस में डाउट है बेटा वो मेंशन कर देना तेजस्विनी, ठीक है, उन्हें हम कल भी डिस्कस कर लेंगे। वास्तव अवस्थी का भी सेम डाउट है, बिल्कुल बेटा, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तारक बैग मैम, एस ब्लॉक में एनसीईआरटी में जहां पर लिथियम एंड मैग्नीशियम की सिमिलरिटीज दिया हुआ है पेज 304, बेटा एस ब्लॉक का डाउट मैं कर लूं, मतलब सैटरडे को, ठीक है। हाँ, डॉक्टर डेथ एफ, नाम तो अच्छा रख लेते बेटा। मैम, हाइड्रोलिक वॉशिंग पहला पल्वराइजेशन नहीं होता ना, बिकॉज हाइड्रोलिक में और बिग होता है, ठीक है। इनका डाउट है कि हाइड्रोलिक वॉशिंग से पहले पल्वराइजेशन नहीं होता क्योंकि हाइड्रोलिक में बिग और होता है। बिल्कुल बेटा, बट मेटलर्जी के टोटल स्टेप्स तो 5 होते हैं। पहला स्टेप जो हमने डिस्कस किया था दैट इज पल्वराइजेशन, जहां पे ओर्स को हम क्या करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मिल्स का यूज करते हैं उनको मिक्सी में पीसने के लिए। अब यहाँ पर मिक्सी बोल रही हूँ क्योंकि घर में यूज करते हैं, लेकिन दैट इज बड़े बड़े मिल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एग्रीड कि हाइड्रोलिक वॉशिंग में वो नहीं होता, बट स्टेप 1 तो पल्वराइजेशन ही रहेगा। मैंने किसी इंडिविजुअल मेटल के लिए तो आपको डिफाइन नहीं किया कि पहले यहां पर पल्वराइजेशन होगा ही होगा, लेकिन मेटलर्जी का पहला स्टेप अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो पल्वराइजेशन ही है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर मेटल को या किसी पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड ओर को प्योरीफाई करने के लिए पल्वराइजेशन यूज ना किया जाए, जैसा कि हाइड्रोलिक वॉशिंग है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी ओर्स होती हैं, बड़ी बड़ी ओर्स होती हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उन्हें, हमने पढ़ा था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, एक बड़ा सा मान के चलो पानी की टंकी है जहां पर हमने उस ओर को रखा हुआ है, बड़े बड़े लम्स होते हैं ओर के, वहां पर प्रेशर से पानी आ रहा है, जो भी लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी सरफेस पे और फिर वाटर से फॉलिंग डाउन, ठीक है। अंशु मिश्रा मैम, आज फिर लेक्चर नहीं ली यार, मैम को क्या दिक्कत है हमसे पता नहीं। अंशु मिश्रा, आप लेक्चर अगर पूरा लिए होते तो आपको पता होता,
ठीक है बेटा, आपको पता होता कि दिक्कत है या नहीं है। ऑलरेडी क्लास में अनाउंस कर दिया था मैंने, लेकिन आप लोग पूरा लेक्चर नहीं लेते हो, आप लोग बस देखते हो स्टार्टिंग एंडिंग और यहाँ पर जज करना शुरू कर देते हो टीचर को। ठीक है, ये बहुत इजी होता है बेटा, लेकिन जब आप इस चीज को अपने ऊपर रख के देखोगे तब आप रियलाइज करोगे कि ये अच्छी बात है या बेकार बात है। मैंने मेंशन किया था कि वेंसडे की क्लास में सैटरडे को पोस्टपोन कर रही हूँ, उसके बाद भी आपने सेम चीज लिखी है। ठीक है, अंजलि झा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैम प्लीज, अमन कुमार, लेक्चर का ड्यूरेशन इंक्रीज कीजिए, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का पीछे चल रहा है। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो वो तो मैम हमें करना ही होगा, इनफैक्ट बाद में जब डेट आ जाएगा तो और मैम प्रेशर बढ़ जाएगा। बेटा अगर आपने प्लानर देखा हो तो यकीन 2022 का जो प्लानर है सिलेबस का वो 18 अप्रैल 2022 तक का है। ठीक है, आज क्या है बेटा, आज 31 मार्च है, ऑलरेडी इनऑर्गेनिक लास्ट में मिला हुआ है। ठीक है, तो आधे बच्चे सैचुरेशन पे आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री हो चुका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुका, लगभग सिर्फ इनऑर्गेनिक बचा है। अगर आपको है कि ड्यूरेशन बढ़ा दो तो ड्यूरेशन बढ़ाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको सिलेबस ही जल्दी करना है, मैं इस चीज पे बार बार आप लोग को समझा चुकी हूं कि मेरे स्ट्रेच करने से कुछ नहीं होगा, मैं इसको क्रैश कोर्स की तरह भी खत्म कर सकती हूँ क्योंकि सिलेबस है। लेकिन व्हाट आई वांट, मेरे साथ साथ चलो, जो लोग चल रहे हैं उनको इसका फायदा फील हो रहा है। वही एस ब्लॉक एलिमेंट 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, वही एस ब्लॉक एलिमेंट 5 से 6 लेक्चर भी ले सकता है। डिपेंड्स ऑन यू कि जितना आपको मिला उसका आपने कितना फायदा उठाया, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए या नहीं बनाए। ये वो बच्चे होते हैं, हो सकता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो बेटा, लेकिन ये जनरली वो स्टूडेंट्स हैं जिनको बस ये है ठीक है आज इसका देख लेते हैं, कल इसका देख लेते हैं, परसों इसका देख लेते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेस को अगर बच्चों उतना रिस्पेक्ट करने लग जाओ ना जितनी ऑफलाइन क्लासेस को करते हो, जितना ऑफलाइन क्लास को फॉलो करते हो, अगर उसको उसी में आप ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करने लग जाओ तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना फायदा होता है। क्योंकि हम तो बेटा जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते थे वैसे ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हम जब ऑफलाइन में होते थे तो हमारे सामने वो बच्चे होते थे जिनसे हम इंटरेक्ट कर पाते थे, जिन्हें हमें पता होता था कि अरे ऑनेस्टली अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, उनसे हम डिस्कस भी करते थे। रेस्ट इन सब चीजों को हम एंटरटेन नहीं करते थे। लेकिन अभी हर बात का आंसर हम क्यों करते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जो मिडवे में हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो बेटा इस चीज पे मैं बार बार बोल चुकी हूँ, डोंट टीच अ टीचर हाउ टू टीच। ठीक है, आई नो कि मुझे कितना लेक्चर ड्यूरेशन रखना है, आई नो कि मुझे आज कम देना है या ज्यादा देना है। ठीक है, लेक्चर ड्यूरेशन बढ़ाने से, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाने से तुम यार वो तो कर लो पहले जो हो चुका है। ठीक है, केमिस्ट्री का पीछे नहीं चल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्लानर चल रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, इसका पीडीएफ टैब में खोलने में एरर -11 बता रहा है। बेटा अमन कुमार, इसका रिजल्ट तो आपको मैनेजमेंट वाले दे सकते हैं। यस, ओ मीना खान मैम, आपने कहा था कि एस ब्लॉक का लास्ट में दोनों ग्रुप के बीच में कंपैरिजन कराकर चार्ट बनवाऊंगी। मैम आपने वो बनवाया ही नहीं था कल, मैम प्लीज उसको बनवा दीजिए शॉर्टेस्ट नोट्स की तरह। बाकी सब समझ आ रहा है अच्छे से, थैंक यू। बेटा एक बात मैं बोलूंगी, बिल्कुल मैंने कहा था, बट मैंने ये भी कहा था बेटा जिस दिन मैंने पीवाईक्यू डिस्कस कराए थे, बेटा एक बार ये चीज खुद करने की कोशिश करो। पता है एक बार आप खुद ट्राई भी करोगे ना बेटा तो आपको खुद को लगेगा हाँ यार ये कितनी बेस्ट फॉर्म मेरे पास है, क्योंकि आपके पास डिटेल्ड नोट्स ऑलरेडी हैं। आपको बस पता है क्या करना है, गो थ्रू होना है पूरे चैप्टर से, रिवाइज करना है, एक तरफ लिखना है ग्रुप 1, एक तरफ लिखना है ग्रुप 2, और उनके एक्सेप्शंस लिखने हैं बस। रेगुलर ट्रेंड्स तो रट चुके हैं पीरियोडिक टेबल में ही, वो एक्सेप्शंस लिखकर अपने सामने जहां पढ़ते हो उसको बोर्ड पे लगाना है, जरूरी है। क्योंकि जितनी देर पढ़ने बैठते हो, मान लो फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्यों ना कर रहे, लेकिन इतनी देर में एस ब्लॉक रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट समझ आ चुका है, बट अब एक्सेप्शन क्या थे वो रिकॉल करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये उनके लिए है जिनको पढ़ना है। नीतीश कुमार, सॉल्ट एनालिसिस भी नहीं हुआ है। पता है मैं आज सारे नेगेटिव कमेंट्स का ही आंसर कर रही हूँ, जो पॉजिटिव कमेंट्स है बेटा उनके लिए लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा प्यार। लेकिन आप वो बच्चे हो बेटा जिन्हें मुझे इतना समझाना नहीं पड़ेगा, ये वो बच्चे हैं जिनके लिए मेरी एक कोशिश है कि वो सही समय पर समझ जाएं, और जो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए मैं इन सब चीजों का
आंसर कर रही हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है। बट उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैम रिप्लाई नहीं करते, मैम करेंगे बेटा रिप्लाई। और काफी एस ब्लॉक के डाउट्स आए हुए मेरे पास, ये अच्छी बात है, वो भी मैं आंसर करूंगी। मैंने कहा ना सैटरडे की क्लास, तो ये सब मैंने सेव कर रखे हैं। नीतीश कुमार सॉल्ट एनालिसिस भी नहीं हुआ है बेटा। आप आपके एक मैसेज से बाकी बच्चे कितना परेशान हो सकते हैं पता है, उन्हें पता भी नहीं होगा सिलेबस में है या नहीं, बट यू आर हियर बिहेविंग लाइक कि तुमको सब पता है। बेटा सॉल्ट एनालिसिस एक बार चेक करना कि नीट के सिलेबस में है, चेक करके मुझे जरूर बताना बेटा कल की क्लास में, ठीक है। अब आप लोग ऐसे लगेगा मैम आज गुस्से में। सलोनी, हीना, लविश, डॉक्टर तनु, लॉट्स ऑफ लव बच्चों, थैंक यू सो मच, ठीक है। बादल हर्ष, मैम एस ब्लॉक की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में फिर से करा दीजिए, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है बेटा डन है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की थर्मल स्टेबिलिटी भी डिस्कस होगी, लाइव क्लास रहेगा तो आप भी बताते जाना। नजमुस, थैंक यू सो मच मैम जी, यू आर अमेजिंग, यू आर रियली अ ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। कप्पा भैया देखो आई जाते हैं, ये नाम भी चेंज करते हैं, कप्पा भैया की एक खास बात है, बट बड़ा मजा आता है इनके मैसेजेस पढ़ के। डॉली मैम बेस्ट है, बस पता नहीं हम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं आजकल, ज्यादा लगता है हमसे बेहतर कोई बैच मिल गया है मैम को। नहीं बेटा, मैंने हमेशा तारीफ की है इस यकीन बैच की, मैंने आपको कहा था, बट ये बात अलग है कि मेरी तारीफ करने के बाद कुछ नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, वो होता है, तो ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बैच, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो आप इस चीज का बिल्कुल लोड मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, ठीक है। यस फैज अहमद, अरे तुम यहाँ भी आ गए। ये एक बच्चा है बेटा लक्ष्य नीट में, द ओनली स्टूडेंट जिसने इतना नेगेटिविटी स्प्रेड किया था, इतना नेगेटिविटी स्प्रेड किया था, और घूम फिर के वो इस बैच में भी आ गए। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें रिपीट करने की इतनी आदत हो जाती है, इतनी आदत हो जाती है, इतने इंटेलिजेंट ये प्रो हो जाते हैं कि 2-4 साल बाद अगर इन्हें मौका मिले तो ये पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये हर बैच में घूम के आते हैं, इन्हें हर टीचर के बारे में पता होता है, एंड दे आर हियर ओनली फॉर स्पैमिंग। पहले मैंने कोशिश की लक्ष्य नीट बैच में कि यार पहले समझाया इसी तरीके से, तुम आज तुम लोगों से बात कर रही हूँ, इन्हें समझाया, इन्हें इनसे डिस्कस किया, क्लास में बोला, फिर एट लास्ट मैंने मैनेजर को ही बोला इन्हें ब्लॉक करो। तो ये अलग अलग आईडीज क्रिएट करके भी आते हैं, लेकिन द ओनली स्टूडेंट हु स्प्रेड्स द मैक्सिमम नेगेटिविटी। तो इन बच्चे के लिए भी एक मैसेज है बेटा फैज अहमद, अगर आप यहाँ आए हो तो आप इस चीज को रियलाइज करना और समझना कि इन एक्चुअल आपकी लाइफ में एम क्या है, आप कर क्या रहे हो, और उससे आपका फ्यूचर कितना अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। इनको कभी कोई डाउट नहीं आता, ये डाउट नहीं पूछते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव कमेंट करते हैं, और इट्स फाइन, ठीक है। आप करो बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, आप यही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक बार मैंने जो बोला उस बारे में सोचना जरूर, और मेरी जगह खुद को रखना, फिर अपना कमेंट पढ़ना एक बार, ठीक है। एमटीवी पे एक शो आता था ना ट्रोलर्स का, है ना, तो ऐसे ही पीडब्ल्यू में काम करके मुझे ऐसा फील होता है कि एक शो बनना चाहिए स्पैमर्स का, उनको बुलाया जाए, जिन्होंने वो कमेंट किए उनको पढ़ाया जाए उन्हीं के सामने कि वो क्या लिखते हैं, ठीक है। तो बातें ऐसी करो, लिखो कुछ ऐसा कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ आप क्या लिख रहे हो, ये सेम चीज आपके पेरेंट्स को पढ़वाई जाए, आपके सिस्टर को पढ़वाई जाए, देन रियलाइज कि आपने क्या लिखा था। इट्स वेरी इजी टू राइट एनीथिंग अबाउट एनीवन। देखो हर तरीके के बच्चे हैं। अपूर्व आनंद, मैंने पहले कभी कुछ नहीं बोला बट आज बोलना पड़ा, सॉरी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचो कि नीट की डेट आ जाएगी तो सिलेबस भी आगे खींच लेंगे, प्लीज़। आगे से ही हालत ख़राब है, रिवाइज नहीं किया तो हो गया काम, क्लास लेने के चक्कर में दिन चला जाता है, इसलिए जो दिन जाना है अब ही चले जाए, बस ये ना कहो कि लास्ट में आके भगाने लगे सिलेबस, ठीक है। ये भी आपकी अब गलत मेंटेलिटी है, ठीक है। इस टाइम पे बच्चों के माइंड में क्या आ रहा है कि हम एकदम फ्री हो जाएं। अरे यार आपने कहा कि सिर्फ केमिस्ट्री में पीछे है, ठीक है, जहां सिलेबस हो चुका है वहां रिवीजन करना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, जहां सिलेबस हो चुका वहां रिवीजन करना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो। आप हमेशा कमियां सामने ही क्यों ढूंढते हो, पता है आप कमियां हमेशा सामने क्यों ढूंढते हो, क्योंकि आप अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हो, अपने आप को पर्सनली सेटिस्फाई करना चाहते हो, यार मैं तो सही कर रहा हूँ सामने वाली गलत है, चलो रीजन मिल गया, छोड़ो अब इस क्लास को।
ये आप कर रहे हो। रादर देन आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसको एक पेपर पे लिखो कि उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो सामने वाले पे क्वेश्चन मार्क लगाने से कुछ नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को, सिर्फ खुद को समझाओ वो चीज, दुनिया को मत समझाओ, क्योंकि हर एक क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। सबका सिलेक्शन कभी नहीं होता, सबका सिलेक्शन कभी नहीं होता। ये वो कड़वा सच है जो हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हमें हमेशा चीजों को लेकर पॉजिटिव क्यों रहना है? हम पॉजिटिव तब रहेंगे जब हमें हमारे एफर्ट्स पे भरोसा होगा। और एफर्ट्स पे भरोसा कब होगा? हमसे ज्यादा हमें कोई नहीं जानता। अगर हम किसी भी चीज में कोई एफर्ट दे रहे हैं ना, तो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि हम उसको लेकर कितना ट्रू हैं और कितना हम गलत कर रहे हैं। अगर हम आज रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हम आज कोई चीज को पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्लास स्किप कर रहे हैं, तो ये किसी और को पता हो ना हो, लेकिन तुम्हें पता है, तो तुम खुद को जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने कभी नहीं कहा कि एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, बट अपने एफर्ट्स अगर ट्रू हुए ना, तो आप खुद से आंख मिला सकते हो कि मैंने मेरा बेस्ट दिया था। हमें किसी और को जवाब नहीं देना है, हमें इस तरीके से मेहनत करनी है, इस इस शिद्दत के साथ बेटा मेहनत करनी है कि हम खुद से कह सकें यार मैंने मेरा बेस्ट दिया था। आपको किसी की कोई बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप सैटरडे को भी क्लास रखो, बस 2 आवर में कुछ चला नहीं जाएगा हमारा, मैनेज कर लेंगे। हाँ हाँ, सैटरडे क्लास है, डोंट वरी अपूर्व, ठीक है। अब आयुषी सक्सेना, कोई प्लीज बता दो क्या तुम लोगों ने एस ब्लॉक के एज इट इज नोट्स कॉपी में नोट डाउन किए हैं? बेटा आप औरों से क्यों पूछ रहे हो? आपको यहाँ पे सामने खड़ी एक मैम नहीं दिखाई देती हैं जब वो क्लास लेती हैं और हर क्लास में कम से कम 4 बार बोलती हैं कि नोट्स लिखना प्रॉपर वे में बहुत इंपॉर्टेंट है? आपको क्यों औरों से जानना है? आपको खुद के रिजल्ट की परवाह नहीं है? अगर और लोग नीट का पेपर नहीं देंगे तो आप नहीं दोगे बेटा। जस्ट थिंक कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। अब हर मैम नोट्स लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, अगर 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको नोट्स लिखने में टाइम लग रहा है तो बेटा 2 घंटे में भी लगेगा, ठीक है। तो बेटा नोट्स लिखने में टाइम लग रहा है, लिखना तो है ना, या नहीं लिखना है? अब तो 1.5 घंटे की ही क्लास ले रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जितना पढ़ो जितना लिखो अच्छे से करो। एक दिन में पूरा चैप्टर भी हो सकता है, लेकिन हमने अगर पूरा चैप्टर एक दिन में कर दिया तो सब कुछ मैस्ड अप हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन आ जाता है। निधि आर्य, आप बहुत गलत सजेस्ट कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स को। इससे अच्छा तो एनसीईआरटी में ही टिक कर लो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहीं लिख लो, इससे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि एनसीईआरटी भी कवर हो गई है, रादर देन राइटिंग होल नोट्स, बिकॉज होल एनसीईआरटी इंक्लूडेड इन नोट्स। बेटा ऐसा अगर है तो फिर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं लिखने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बहुत गलत लगता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी, अगर आप उस एनसीईआरटी को लेके नहीं घूमोगे फिर तो शॉर्ट नोट्स भी बनाने की क्या जरूरत है? अगर आपको लगता है आपको सब आता है और आप वहीं लिखकर अपना काम चला सकते हो, आप लिखो, लेकिन औरों को गाइड मत करो, क्योंकि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको मेरा एक ही सजेशन है कि नोट्स पूरे लिखने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बाद में गो थ्रू हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Learning this chapter for the first time as it was deleted last year. Yes, still I can understand. Thank you. All the best लिखा है, इट्स चल रहा है, अब तो मुझे समझ। चलो वेरी नाइस, जिन्हें समझ आ रहा है वेरी गुड बेटा। उन कमेंट्स को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन किसी दिन मैं वो कमेंट्स भी पढ़ूंगी जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स बच्चे करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है लगता है मैम का ब्रांच मेटलर्जी था, बहुत अच्छा पढ़ाया मैम ने। नहीं बेटा, चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है।
हाँ कृष्णकांत बेटा, आपने जो क्वेश्चन सेंड किए हुए उन्हें डिलीट मत करना, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। बाकी सभी पॉजिटिव कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू प्रकाश। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। यस बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, उससे पहले जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, हमने डिस्कस किया था मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होता है, गैंग्यू क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, ठीक है। तो हमने सारी चीजें रिवाइज करनी है आज फिर से, और उसके बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है कंफर्टेबली, प्रॉफिटेबली, सस्ते में, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी की अगर मैं बात करूं, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जहां हमारे पास मेटल कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो मेटल अपनी नेटिव स्टेट में हो सकता है इम्प्योरिटीज के साथ, या फिर मेटल जो है ऑक्साइड फॉर्म में, हेलाइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, वो वहां पर ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जहां से हमें प्योर मेटल को निकालना है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि उस ओर के साथ जो अर्थ में प्रेजेंट इंप्योरिटीज है, अर्थी इंप्योरिटीज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं गैंग्यू और मैट्रिक्स। वो नेचर में जो इनफ्यूजिबल होती हैं, जो कि फ्यूज्ड नहीं हो पाती हैं, मॉल्टन नहीं हो पाती हैं। तो अगर उन इंप्योरिटीज को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें फ्यूजिबल बनाना पड़ेगा। और उन्हें फ्यूजिबल बनाने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है बेटा, ये वो सब्सटेंस है जो इनफ्यूजिबल इंप्योरिटीज को फ्यूजिबल कर देता है, और अब जो सब्सटेंस हमारे पास फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं स्लैग। तो ये तीन टर्म एकदम क्लियर रखना। जब हम इंडिविजुअल मेटल्स की मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ क्या स्टेप फॉलो किया गया था, या फिर यहाँ पर स्लैग क्या था, फ्लक्स क्या था, ये सारी चीजें हमें तब समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या हमारे पास फ्लो चार्ट होता है बेटा, सबसे पहली बात स्टेप 1 हमने क्या डिस्कस किया था कि स्टेप 1 हमारे पास होता है कि सबसे पहले क्या कर लो, पल्वराइजेशन। दैट मींस उस ओर को या तो क्रश कर लो या पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यानी कि हमने क्या कर लिया, हमने पल्वराइजेशन कर लिया, उस ओर को कट कर लिया, उस ओर को क्रश कर लिया, ग्राइंडिंग मिल्स में मिक्स कर लिया। उसके बाद स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा भाई, अभी हमने बड़े बड़े लम्प्स ऑफ ओर को छोटी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बिल्कुल जो हैवी ओर्स है उनका पल्वराइजेशन नहीं होता। स्टेप 2 हमारे पास क्या था, ओर को प्योरीफाई करना। एक चीज क्लियर रखना बेटा, ओर को प्योरीफाई कर रहे हैं, मेटल को नहीं। तो ओर को प्योरीफाई करने वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, बेनिफिकेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। याद है बेटा, एनरिचमेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और इसके हमारे पास मैथड्स थे, 2 मैथड थे। क्या क्या मैथड थे बेटा, नंबर 1 दैट इज फिजिकल मैथड्स, नंबर 2 दैट इज केमिकल मैथड। फिजिकल मैथड की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास फर्दर 3 मैथड थे। नंबर 1 दैट इज हैंड पिकिंग, जिसके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा था, नॉर्मल हाथ से साफ कर लिया, ठीक है। सेकेंड मैथड हमने पढ़ा था बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड। मैं बार बार ये फ्लो चार्ट बनाऊंगी बेटा ताकि आपकी दिमाग में क्लियर होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं, चल क्या रहा है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड उन ओर्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है जहां पर या तो ओर का नेचर या उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी का नेचर मैग्नेटिक हो।
दोनों में से एक का नेचर मैग्नेटिक होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कैसेटराइट, जिसे हम टिन स्टोन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला SnO2 होता है। ये एक टिन हमारे पास जो मेटल होता है उसकी एक ओर है। इसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसका नाम है वोल्फ्रामाइट, दैट इज FeWO4, और इसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसका नेचर मैग्नेटिक है। तो हमारे पास ओर कैसी है? नॉन मैग्नेटिक, इम्प्योरिटी मैग्नेटिक। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं वाया यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फिक्स नहीं है कि इम्प्योरिटी का नेचर ही मैग्नेटिक होगा, और का नेचर भी मैग्नेटिक हो सकता है। ठीक है, थर्ड मेथड हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था बेटा? थर्ड मेथड यहाँ पे हमने डिस्कस किया था हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड को ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं, लेविगेशन भी कहते हैं। ये जनरली हैवी ओर्स के लिए यूज करते हैं, जनरली कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स वाली जो ओर्स होती है, कैलामाइन, मेलाचाइट, एज्यूराइट, याद रखना विथ फॉर्मूलाज। यहां पर क्या करते हैं? मान लो बड़ा सा पत्थर है जिसके साथ मिट्टी के पार्टिकल्स रखे हुए, वो बड़ा सा पत्थर हमारी ओर है और वो मिट्टी के पार्टिकल्स इम्प्योरिटी है। यानी कि जनरली हैवी ओर्स होती हैं और इम्प्योरिटी लाइटर पार्टिकल्स फॉर्म में होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट क्या होता है? ओर नीचे रह जाती है, पानी प्रेशर से देते हैं, टंकी भर जाती है, लाइटर पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं, नीचे इंक्लिनेशन करके निकल जाते हैं, और बच जाती है प्योर। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने हैं, बस एग्जाम्पल लिखते जाना साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड था हमारे पास, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, पहली बात ये प्रोसेस जो है दैट इज मेनली फॉर सल्फाइड ओर्स, यानी कि वो ओर्स जो सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर पायराइड्स हो गया। ठीक है, ये उस ओर्स को प्योर करने के लिए यूज किया जाता है। आपने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है, एड्सॉर्प्शन वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है कि यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ वेटेबल क्वालिटी ऑफ ओर एंड ऑयल, उस पे ये बेस्ड है। ओर होता है, ऑयल होता है, स्टिर करते हैं, उसके बाद ओर की जो वेटेबल क्वालिटी होती है वो किसके साथ होती है बेटा? ओर की वेटेबल क्वालिटी होती है ऑयल के साथ, वाटर के साथ इम्प्योरिटी, और उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ओर और इम्प्योरिटी। सल्फाइड ओर्स के लिए जनरली यूज होता है पाइनॉल, यूज होता है पोटेशियम मिथाइल ज़ैंथेट, यूज होता है एनिलीन, यूज होता है कल क्रिसोल, सब कुछ कौन किसकी तरह यूज होता है वो सब कुछ याद रखना है, क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने केमिकल मेथड में एक ही मेथड है बेटा, लीचिंग। और लीचिंग मेथड जो है हमने यहां पर पढ़ा था एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए। देखो जरूरी नहीं है कि मेटल जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में ही हो, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट किसी भी फॉर्म में हो, वो अपनी नेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन वहां पर उसके साथ इंप्योरिटीज भी तो प्रेजेंट हैं। तो क्या करते हैं? लीचिंग मेथड में हम एक ऐसे केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं जहां पर उस केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन कौन करेगा? हमने पढ़ा हुआ है इम्प्योरिटी एज अ कैटलिस्ट काम करती हैं, रिएक्ट हमेशा प्योर मेटल करता है, वो रिएक्ट करेगा, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, जब हम कल सिल्वर और गोल्ड का मैथड डिस्कस कर रहे थे ओर को प्योर करने का, तो वहां पर हमने किसका यूज किया था? या तो आप सोडियम साइनाइड का यूज करो या पोटेशियम साइनाइड का यूज करो। यहां पर हमने क्या किया? यहां पर एक सॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, फिर रिएक्शन करवाई जिंक के साथ। जिंक एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर है तो सिल्वर को, गोल्ड है तो गोल्ड को, तो हमारे पास प्योर फॉर्म में वो गोल्ड और सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड हमने कल डिस्कस किया था, लीचिंग मेथड। यहां पर ही हमने एल्यूमिनियम के लिए 3 प्रोसेस डिस्कस किए थे। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस थे बेटा? बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सर्पर्क्स प्रोसेस। तीनों में याद क्या रखना है कि कौन सा रिएजेंट यूज किया गया था उस ओर को प्योर करने के लिए। दैट्स इट अबाउट यस्टरडे क्लास। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं स्टेप 3 से। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं टू बी कंटिन्यूड। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम
स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो मेथड, उस मेथड का नाम क्या है, थर्ड स्टेप। समझ में आ गया होगा बेटा, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, दैट कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी ओर ऑक्साइड फॉर्म में होगी तो उसको रिड्यूस करके मेटल ऑब्टेन करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हम उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ओर सल्फाइड फॉर्म में भी होती है, कार्बोनेट फॉर्म में भी होती है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में भी होती है, बहुत सारी फॉर्म्स में हमारे पास मेटल होता है इन द फॉर्म ऑफ ओर। तो हम क्यों ये मेथड यूज करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कौन से दो मेथड है तो यहां पर हमारे पास दो मेथड है बेटा, नंबर 1 कैल्सिनेशन, नंबर 2 रोस्टिंग। एक चीज तो नाम से ही क्लियर हो रही है, क्या क्लियर हो रहा है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग। तो ओर को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, अगर किसी को भी आपको ऑक्साइड बनाना है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको वहां पर उसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, O2 की प्रेजेंस में होगा। O2 की प्रेजेंस में मतलब O2 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अब O2 से रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो O2 से रिएक्शन करा के हम उसे ऑक्साइड बना सकते हैं। जब इन द एब्सेंस ऑफ O2 कराएंगे तो कैल्सिनेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 कराएंगे तो रोस्टिंग। कैसे याद रहेगा, कभी आपने रोस्टेड चिकन खाया है, मैंने नहीं खाया, लेकिन आपने शॉप्स पे बनते हुए जरूर देखा होगा। रोस्ट करना मतलब क्या होता है, आपने देखा है वो रोस्ट कैसे करता है, ओपन एयर में उसको क्या दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो वो होता है बेटा रोस्टिंग। वहां पर O2 के साथ रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ O2। कैल्सिनेशन, हमें ऑक्साइड बनाना है भाई। अब ये मेथड जो है कैल्सिनेशन, दैट इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स और, लेकिन रोस्टिंग मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, तो वो मेटल जो सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक जिंक सल्फाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, जिसे हम गैलेना कहते हैं, जिसे हम जिंक ब्लेंडे कहते हैं, तो ये सब हमारे पास किस चीज के एग्जांपल्स हैं कि इन्हें रोस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड हम पढ़ेंगे अब सबसे पहले, जिसका नाम है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। डिस्कस करते हैं बेटा। सी, हमने जो ओर हमारे पास प्योर होके आ चुकी है, देखो बेटा फील करके पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले हमने ओर को कलेक्ट करना सीख लिया, फिर ओर में से जो गंगू मैट्रिक्स था उसे हटा दिया, उसकी इंप्योरिटीज को हटा दिया। अब हमारे पास वो ओर है और हमें उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड प्योर ओर, बेनिफिकेटेड प्योर ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, इसे और क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर टू ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रॉनेशन ऑफ ओर। क्लियर, क्योंकि बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बेटा मान लो और समझ लो कि हमारे पास एक ओर थी, और ये जो ओर हमारे पास प्रेजेंट है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, ये प्रेजेंट है मेटल सल्फाइड फॉर्म में। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पे सीधा सीधा इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट ना करते हुए हमने सीधे सीधे रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, और उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है कार्बन। क्या नाम है बेटा उस रिड्यूसिंग एजेंट का, उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है कार्बन। और हम सीधे सीधे रिडक्शन करा रहे हैं, यानी कि हमने स्टेप 3 को स्किप कर दिया कि ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं किया, और हमने सीधे इसका रिडक्शन कराया। तो यहां से क्या बन गया, मेटल मिल गया, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड। और कार्बन डाइसल्फाइड इज अ हार्मफुल गैस, ये वॉलेटाइल नहीं नेचर में, तो हमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं दे आर नॉट गुड फॉर अस, तो हम इस स्टेप को फॉलो अप नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वही ओर जो कि सल्फाइड फॉर्म में है, यानी कि मेटल हमारे पास मेटल सल्फाइड फॉर्म में है, ये जो मेटल सल्फाइड फॉर्म है इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया पहले। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमें मिल गया ये मेटल ऑक्साइड। क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड। और जब इसका ऑक्सीडेशन कराने पर ये मेटल ऑक्साइड मिला,
फिर जब हमने इसका रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, तो यहां से हमें मेटल तो मिला, रिडक्शन करा के मेटल तो मिला, लेकिन यहां से गैस कौन सी निकली बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकली बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कैसी गैस है? मोर वोलेटाइल। ये क्या हो जाएगा बेटा? वेपराइज हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है, इसलिए हम थर्ड स्टेप जो है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड में ये प्रिफर करते हैं। ठीक है, चलो आपको रिकॉल रिलेट कराने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मे बी आपने ये सीरीज देखी हो ना हो, मनी हाइस्ट। ठीक है, मनी हाइस्ट में सीजन 4 और सीजन 5 जो है, सीजन 3, 4, 5 स्टार्टिंग के अच्छे हैं। वहां पर आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, बैंक लूटने जाते हैं, और वहां से क्या उनको चाहिए होता है? गोल्ड चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं? वो पूरे गोल्ड का क्या करवा रहे होते हैं? सोचा कभी वो उस गोल्ड का किस में कन्वर्ट करते हैं? सोचा? वहां पर वो इतनी साइंस, इतनी केमिस्ट्री यूज करते हैं, कभी इस चीज को सोचा? कितनी सारी टर्म्स वो ऐसे यूज करते हैं वहां पे जो हमारे ऊपर से जाएंगे, लेकिन आप उसको अगर ध्यान से देखो तो उनमें कितनी नॉलेज होती है, वो किस लेवल तक का दिमाग लगाते हैं। वहां पर वो जो यूज कर रहे होते कंसेप्ट, वो पूरा कंसेप्ट मेटलर्जी का होता है। जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ेंगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पे मेटलर्जी ऑब्टेन कर रहे थे उस प्योर गोल्ड को, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए, यही मेटलर्जी का प्रोसेस वहां पे फॉलो हुआ है। ठीक है, तो जब आप इन चीजों को पढ़ोगे तो आप फील करोगे कि हाँ, यही स्टेप तो फॉलो हो रहे हैं। तो पहले क्या किया हमने? ओर को कलेक्ट कर लिया। ओर को प्योर करने के बहुत सारे मेथड थे, तो कौन सी ओर को प्योर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं वो पढ़ा। अब हमारे पास और आ गया, हम उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने जाना कि क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड फॉर्म में, क्योंकि सीधे सीधे रिडक्शन कराएंगे तो बाय प्रोडक्ट वॉलेटाइल नहीं है। लेकिन जब हम उसका पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब वो ऑक्साइड में होगा, फिर जब हम उसका रिडक्शन कराएंगे, फिर जो हमें मेटल मिलेगा वो हमारे पास मोर वॉलेटाइल बाय प्रोडक्ट की हेल्प से मिलेगा। समझ आया? इसीलिए हम ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से कि हमारे पास कौन से दो मेथड्स हैं। कुछ पॉइंट्स बेटा, दैट सल्फाइड ओर्स जो होती है ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होती है। क्या बेटा? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होती हैं देन CS2 एज वेल एज मेटल ऑक्साइड। क्लियर? CO2 इज मोर वॉलेटाइल देन CS2, यानी कि जब हमने रिडक्शन सीधे सीधे करा देते, तो जब हम मेटल सल्फाइड का सीधे रिडक्शन करा रहे थे तो CS2 बन रहा था, और यहां से CO2 बन रहा है। तो जो मोर वॉलेटाइल है दैट इज मोर गुड फॉर अस। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब इससे रिलेट करूंगी मैं आपको पूरा एलिंगम डायग्राम, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, और थर्मोडायनेमिक्स में आपने इस टर्म के बारे में भी पढ़ा हुआ है। जब भी हमारे पास कोई मेटल सल्फाइड हो, या मेटल सल्फाइड जब बनता है, तो यहां पर जो उसका गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो जो मेटल सल्फाइड का और कोक का होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, सल्फाइड को पहले कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, एंड देन फिर उसको रिड्यूस करते हैं मेटल में, क्योंकि उसका डेल्टा जी भी लेस नेगेटिव होता है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, पॉसिबल होती है, फिजिबल होती है। याद आया बेटा? ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास दो मेथड है, और दो मेथड का नाम क्या है बेटा? दैट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये चल रहा है स्टेप नंबर 3, जिसे हम C से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड कैन बी डन बाय दीज टू मेथड्स। मेथड का नाम है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। क्या होता है बेटा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग? करना क्या है, ओर को सिंपली ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, एक में क्या करते हैं बेटा, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ O2। देखो, हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ O2, यहां पर हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। रोस्टेड चिकन ऐसे याद रखना, प्रेजेंस ऑफ O2 में हीट करते हैं,
बिलो दियर मेल्टिंग पॉइंट, क्या बेटा, उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, ताकि वो ब्रेक ना हो जाए। ये कैल्सिनेशन मेथड जो है ये कौन सी ओर्स के लिए यूज किया जाता है? फॉर हाइड्रेटेड ओर्स। हाइड्रेटेड ओर्स क्या होती है बेटा? जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और कौन सी ओर्स के लिए बेटा? जो कि कार्बोनेट्स होती हैं, बेसिक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। सिंपल, दैट इज अ डिफरेंस कि कैल्सिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी वोलेटाइल इंप्योरिटी है और ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो जाता है बेटा? रिमूव हो जा रहा है। कैसे रिमूव हो जा रहा है? देखो, ये हमारे पास एक हाइड्रेटेड ओर है, हमने इसे हीट किया, इसे हीट किया तो क्या हुआ बेटा? हीट करने पर Fe2O3 प्लस XH2O, तो यहां से ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यानी कि ये जो जितना भी ड्राई मॉइस्चर होता है किसी भी ओर के साथ, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में था, लेकिन हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल उसके साथ था और ये ड्राई मॉइस्चर है हमारे पास, तो हम उस प्योर ओर में से भी इस ड्राई मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं वाया यूजिंग कैल्सिनेशन मेथड। जितनी भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट हमारे पास एक प्योर ओर है, हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने जब उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, सिंपली क्या करना है? हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ O2। तो जब इसको हीट किया ना, तो यहां से क्या निकल गया? CO2 निकल गया। CO2 क्या है हमारे पास? वेपराइज हो जाएगा। तो ये क्या है? वोलेटाइल इंप्योरिटीज। तो कैल्सिनेशन मेथड से भी क्या हो रहा है? इन एक्चुअल जब हम किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है या कोई भी वोलेटाइल इंप्योरिटी प्रेजेंट है, वो सब रिमूव हो जा रही है। ड्राई मॉइस्चर रिमूव हो जा रहा है, इसलिए हम उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास एक ओर है, इसे हीट किया तो यहां से Al2O3 ऑब्टेन हो गया, 3 वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए। Al2O3.2H2O, इसे हीट किया Al2O3, यहां से H2O निकल गया। दैट इज कैल्सिनेशन मेथड बेटा, क्लियर? तो ओर बिकम्स, ये ध्यान रखना बेटा, ये जो ओर होती है दैट बिकम्स पॉइजनस आफ्टर कैल्सिनेशन। अब ये जो हमारे पास ओर्स आ गई है ना, ये काफी पॉइजनस होती हैं, इतना हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा रोस्टिंग मेथड की। ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कार्बोनेट्स के लिए, हाइड्रोक्साइड्स के लिए, हाइड्रेटेड ओर्स के लिए यूज किया जाता है, और ये यूज किया जाता है सल्फाइड ओर्स के लिए। यहां पर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, उस ओर को हीट किया जाता है बिलो दियर मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सल्फाइड ओर्स और पाइराइट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। यहां पर जितनी भी नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं किसी भी सल्फाइड ओर के साथ, तो वो उस नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज को रिमूव कर देता है आफ्टर दिस रोस्टिंग मेथड। क्लियर? तो जितनी भी हमारे पास नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज है, लिख देते हैं नॉन मेटेलिक impurities are removed in the form of oxides after roasting. क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी ओर है बेटा? जिंक सल्फाइड। पहली बात, अगर हमें सिर्फ ओर का नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? फॉर्मूला क्या है? जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंडे भी बोलते हैं। यहाँ पर जिंक मेटल किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सल्फाइड फॉर्म में, तो रोस्टिंग मेथड यूज होगा, क्योंकि सल्फाइड ओर्स के लिए ये यूज होता है। लेड सल्फाइड, इसे गैलेना बोलते हैं, ठीक है, गैलेना बोलते हैं, नाम याद रखना। यहाँ पर इसे रोस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर इसे कौन सा मेथड यूज किया गया? रोस्टिंग मेथड, सल्फाइड्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बेटा, हाइड्रेटेड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रेटेड
इन ओर्स के लिए कैल्सिनेशन मेथड को यूज किया जाता है। तो दीज आर द जस्ट 2 मेथड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। 3 की पॉइंट्स याद रखना है, कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ O2, दूसरा कार्बोनेट्स हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रेटेड के लिए, थर्ड पॉइंट आपने देख लिया कि इन एक्चुअल हो क्या रहा है, जो भी उसके अंदर ड्राई मॉइस्चर प्रेजेंट है लाइक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, जो भी उसके अंदर मेटालिक इम्प्योरिटीज और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा आफ्टर दिस स्टेप। क्लियर? और जितनी भी हमारे पास ओर्स हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इसके लिए हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वहां से बाय प्रोडक्ट हमारे पास CO2 मिल जाएगा अगर हम कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज सल्फर सल्फर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड यहाँ पर निकल गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब बेटा कुछ की पॉइंट्स हैं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां पर सल्फाइड ओर्स के लिए कैल्सिनेशन को भी यूज कर लिया गया। फॉर एग्जांपल दोनों ही केस में चाहे वो कैल्सिनेशन हो क्या हो वो रोस्टिंग हो, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज का मतलब समझ रहे हो, जो कि वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक एंड बिस्मथ आर रिमूव्ड। तो इन एक्चुअल कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हो क्या रहा है, जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। और किस में चेंज हो जा रहा है बेटा, अभी हमने देखा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और बिकम्स पोरस एंड सरफेस एरिया ऑफ ओर इंक्रीजेस। क्या हो जा रहा है बेटा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज। टिन स्टोन ये एक ऑक्साइड ओर है। क्या है बेटा, टिन स्टोन एक ऑक्साइड ओर है, लेकिन फिर भी यहां पर इसके लिए पता है कौन सा मेथड यूज किया जाता है, इसके लिए मेथड यूज किया जाता है रोस्टिंग। कौन सा मेथड यूज किया जाता है बेटा, रोस्टिंग, क्योंकि यहां पर एज अ इम्प्योरिटी हाई अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ये जो 2 मेथड थे ये किस चीज के थे भाई, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो 2 मेथड थे हमने पढ़ा भाई, ये कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए है, साथ वाला सल्फाइड के लिए है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि इसके ऑक्साइड और होते हुए भी इसको रोस्ट करवाया गया, क्योंकि इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सल्फर एज इम्प्योरिटी। हाई अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट था बेटा एज इम्प्योरिटी। SO2 gas produced during roasting is used for industrial preparation of सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम डिस्कस भी करेंगे बेटा जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे H2SO4 की प्रिपरेशन के लिए। तो यही SO2 गैस का जिक्र फिर से होगा। और ये SO2 गैस कहां से मिली है, मेटलर्जी में। मेटल को एक्सट्रैक्ट करते टाइम जो थर्ड स्टेप होता है ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, तब एज अ बाय प्रोडक्ट जो SO2 मिलती है उस SO2 को यूज किया जाता है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इन सम केसेस मेटल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रोस्टिंग। कुछ केसेस में मेटल मिल जाता है रोस्टिंग से, विच मे लीव द फर्नेस इफ हीटिंग इज डन अबव मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख लो बेटा, ये है हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड हीट किया, HgO मिला। क्लियर है? हीट करने पर HgO मिला, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। लेकिन फर्दर हीट करने पर हमें Hg वेपर्स फॉर्म में मिल गया। क्या हुआ बेटा, Hg वेपर फॉर्म में मिल गया एज अ O2 बाय प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज रिडक्शन मेथड। स्टेप 1 क्लियर है, और कलेक्ट कर लिया। स्टेप 2 क्लियर है, और को प्योर कर लिया। स्टेप 3 क्लियर है, और को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। मैंने कहा था ना कहानी की तरह पढ़ रहे हैं। कहानी याद कैसे रहेगी, उसके कैसे कैरेक्टर्स याद रहेंगे, एग्जाम्पल्स कैसे याद रहेंगे, जब कंसेप्ट क्लियर होगा। भाई किसमें क्या होता है, क्यों होता है, एग्जाम्पल्स फिर याद करने ही करना है। सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भाई इस और के लिए क्या यूज करोगे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। सीधा सिर्फ ये देखो कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें रिडक्शन करना है। लेकिन रिडक्शन करना किसका है,
मेटल ऑक्साइड्स का। और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, अगर उनका रिडक्शन करना है तो कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। बट कौन से मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, ये हमें पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें समझना होगा एलिंगम डायग्राम। और इसी कंसेप्ट को, जहां पर किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम जिस मेटल को यूज कर रहे हैं, हम जहां पर रिडक्शन वाया मेटल कर रहे हैं, इस स्टेप को बोल देते हैं पायरोमेटलर्जी। तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए बेटा, टर्मोलॉजी कितनी ही भले ही क्यों ना बढ़ जाए, ठीक है। अगर मतलब पता है तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है। तो अब दिमाग में क्लियर रखना कि पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्योंकि एलिंगम डायग्राम इतना देर लग जाएगी मुझे पढ़ाने में, कहीं ऐसा ना हो कि यार आप ये बोलो यार मैम क्यों पढ़ रहे थे, क्या थे। तो हम स्टेप 4 समझने के लिए, आप बोलते ना रिएक्शन रटनी पड़ेगी क्या, ये जानने के लिए कि इस मेटल ऑक्साइड में ये ही क्यों रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एलिंगम डायग्राम। बहुत इजी है, अगर समझ में आ जाए होता क्या है, ठीक है। पहले उसके दर्शन करा देती हूँ, दिखने में ऐसा लगता है जैसे कितना टफ है। इसी को पायरोमेटलर्जी बोलते हैं बेटा। ये हमारा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है हमारा स्टेप नंबर 4। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू क्रूड मेटल, इसे इलेक्ट्रॉनेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द फिनोमिनन ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड with proper reducing agent at a high temperature to crude metal, इसी को क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी, ठीक है। अब इसी स्टेप 4 को नाम क्या दे दिया, पायरोमेटलर्जी। हम सोचेंगे पता नहीं क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, तो बस अब समझते हैं इस एलिंगम डायग्राम को जो हमें यहाँ पर दे रखा है। देख लो बेटा एक बार, ये एनसीईआरटी में भी देख सकते हो आप, एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। अब इसको हम पूरा पढ़ेंगे। देख लो बेटा एक बार इसे ध्यान से, पानी पी लेते तब तक। कुछ समझ आ रहा है? आई एम डैम श्योर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा क्या चल रहा है। हाँ, क्यों बच्चों, लग ही रहा होगा, ऑब्वियस है। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल लगेगा कि मैम ये डायग्राम याद करना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाने को आएगा। बिल्कुल भी नहीं, ना ये डायग्राम कहीं बनाने को आएगा, ना ये डायग्राम याद करना है। लेकिन ये डायग्राम हमें समझ में आना बहुत जरूरी है, ताकि जिन रिएक्शंस में जिन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया गया है मेटल ऑब्टेन करने के लिए, पायरोमेटलर्जी में कौन सा रिएजेंट कब यूज किया जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, एलिंगम डायग्राम। समझ आया क्यों पढ़ रहे हैं? फिर से बोल रही हूँ, स्टेप 4 कवर कर रहे हैं, जहां पे हम मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमें वहां से मेटल चाहिए, तो समझना बेटा ध्यान से। उसके लिए मैंने हेडिंग भी डाली है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ पायरोमेटलर्जी, ठीक है। बचपन में, बचपन क्यों बोले, अभी तो आपने इसी साल पढ़ा ड्रॉपर बैच, 11th क्लास में एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ा है, और एक रिलेशन आपने जरूर पढ़ा होगा। वो रिलेशन क्या है बेटा, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर? अब देखो एक बार ध्यान से, ये एलिंगम डायग्राम जो है, अंदर की बात हम बाद में करेंगे, ये डायग्राम है किस किस के बीच में, ये डायग्राम है डेल्टा जी, दैट इज डेल्टा जी नॉट बोलो, डेल्टा जी बोलो, और टेम्परेचर के बीच में। यानी कि अगर मैं इसको y एक्सेस मानूं, इसी को मैं x एक्सेस मानूं, तो अब देखना बेटा ये इसी रिलेशन को यूज करते हुए डायग्राम बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस।
तो इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। यानी कि यहां पर स्लोप कौन है, यहां पर स्लोप कौन है बेटा, यहां पर स्लोप है माइनस डेल्टा एस। क्या है बेटा स्लोप यहां पर, माइनस डेल्टा एस। बेटा याद करो थोड़ा थोड़ा कि कौन सी टर्म क्या डिफाइन कर रही है। बेटा डेल्टा जी क्या डिनोट कर रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, वो आ जाऊंगी मैं वापस इस एलिंगम डायग्राम पे, अभी सिर्फ इस इक्वेशन को रिकॉल कर रहे हैं। डेल्टा एस क्या था बेटा, चेंज इन एंट्रोपी, या फिर इसको आप एंट्रोपी चेंज भी बोल सकते हो। डेल्टा एच क्या है बेटा, चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज। टी क्या है बेटा, टेम्परेचर। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई शक नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, एंट्रोपी भी आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो आपको क्या पता है बेटा कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड से जब वो लिक्विड स्टेट में जाता है और लिक्विड से जब वो गैसियस स्टेट में जाता है, तो यहां पर एंट्रोपी क्या होती है बेटा, सोच समझकर बताना। यहां पर एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी इज ऑल अबाउट रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। तो क्या हुआ बेटा, सॉलिड से लिक्विड में आए, लिक्विड से गैस में गए, तो यहां पर क्या हो रहा है, रैंडमनेस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर यहां से यहां रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो मैं बोल सकती हूं एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी अगर बढ़ेगी तो चेंज इन एंट्रोपी कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर चेंज इन एंट्रोपी, अगर चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है। अगर कोई भी सब्सटेंस गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाता है तो यहां पर एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, ऑब्वियस है, पार्टिकल्स की रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस कम होती जा रही है। पानी है, पानी में आपने नमक डाला, नमक डाला तो वो तो तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, फ्लोट होता रहे, अंदर है पर मिक्स होता रहेगा, उसकी रैंडमनेस ज्यादा है पार्टिकल की। लेकिन वहीं पे उस पानी को आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया, अब नमक मिलाओ उस तरीके से, अब रैंडमनेस कैसी है पार्टिकल्स की, कम हो गई, क्योंकि पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज हो गए। तो गैस से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड जाने में क्या होता था बेटा, एंट्रोपी डिक्रीज होती है। यानी कि पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, अब एंट्रोपी कम है, तो एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव। तो यहां से चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। और अगर चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव, स्लोप कैसा, पॉजिटिव, स्लोप कैसा, पॉजिटिव। और अगर स्लोप पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, देखना एक आइडियल ग्राफ बना के दिखा रही हूं, एक आइडियल ग्राफ। ये क्या है, डेल्टा जी, ये क्या है, टी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यही है कुछ एलिंगम डायग्राम। अब यहां पर सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, स्लोप पे, क्योंकि इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। लेकिन अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, कब, जब स्लोप पॉजिटिव है। और यही ग्राफ नीचे की तरफ आएगा जब स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। यहां तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम में क्या किया गया है, मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाए गए हैं, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाए गए हैं, और ये जितनी भी रिएक्शंस हैं
किसी भी मेटल की मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए इन सभी रिएक्शंस का डेल्टा जी निकाला गया है। और आपको ये पता है डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होता है रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन उतनी ज्यादा फीजिबल होती है। तो ये रिएक्शंस का ही डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, और ये ग्राफ पूरा का पूरा बेस्ड किस पे है? डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। तो अब मैम हमें कैसे पता चलेगा? अब देखो आपको प्रूफ करके बताते हैं कि इसी के बीच में ग्राफ है। ये सबको समझ आया या नहीं? अगर लाइव क्लास होती तो यहाँ मैं थोड़ा रुक जाती और पूछती समझ आया या नहीं। मुझे पता चलना चाहिए कि बेटा कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने को कभी नहीं आएगा, समझाने को कभी नहीं आएगा, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर एटलीस्ट चल क्या रहा है। ये कंसेप्ट है भाई। अब इस केस में क्या होता है, जितने भी मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं उनका ग्राफ दे रखा है। सी दिस ग्राफ वंस अगेन, देखना बेटा ध्यान। यहां पर प्रेजेंट है टेम्परेचर, यहां प्रेजेंट है डेल्टा जी, ठीक है। अब कोई भी एक रिएक्शन उठा लेते हैं, चलो ठीक है। एक रिएक्शन मैंने उठा ली ये वाली कि Al जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम O2 से रिएक्ट करता है, तो ये बना रहा है Al2O3। मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, चलो कर देते हैं। 4/3 AlO2 बना रहा है 2/3 Al2O3। अब देखना जरा बेटा, समझना ध्यान से, ठीक है। ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ये कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। Al2O3 का स्टेट कैसा होता है? Al2O3 का स्टेट भी सॉलिड होता है। क्लियर? अब सॉलिड से सॉलिड तो नहीं देखोगे, ऑब्वियस है। कन्वर्जन कैसे पता चलेगा? गैस से सॉलिड। क्लियर? गैस से सॉलिड में जा रहा है। अगर गैस से सॉलिड में जा रहा है, समझना ध्यान से, गैस से सॉलिड में जा रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रही है? सोच के बताओ भाई। गैस यानी कि एयर में एंट्रोपी कितनी ज्यादा होगी, लेकिन अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव तो स्लोप पॉजिटिव। देखना जरा, क्या इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है? देखना जरा, बिल्कुल। Al + O2 Al3O2 ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हो? तो जितने भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द रीजन सब जगह एंट्रोपी कैसी है? डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव। और अगर इस चीज को कंफर्म करना है, निकाल लो। क्या? यहां से आप डेल्टा Ng की वैल्यू निकाल लो। डेल्टा Ng जब जब नेगेटिव होता है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। और डेल्टा एस जब जब नेगेटिव, स्लोप कैसा? पॉजिटिव। सारे स्लोप जितने भी ऊपर की तरफ हैं आप उनकी डेल्टा Ng निकाल लो, एंट्रोपी निकाल लो। एंट्रोपी कैसी आनी है? नेगेटिव, तो स्लोप सबका पॉजिटिव। अब क्या रटना पड़ेगा? किसका स्लोप ऊपर किसका स्लोप नीचे? सिंपल, हम रिएक्शन देखकर ही बता देंगे, हम उसका डेल्टा Ng निकाल लेंगे। और डेल्टा Ng क्या होता था बेटा? पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। वो अगर नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट देखना बेटा, प्रूफ करो मैम, प्रूफ करो कि भाई स्लोप नेगेटिव कब होगा। तो ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, एक बार ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, ध्यान से देखो क्या रिएक्शन है बेटा। वापस लिख देती हूँ, रिएक्शन है 2 कार्बन + O2 फॉर्म्स 2 CO। 2 कार्बन + O2 फॉर्म 2 CO। ये गैसियस स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। देखना ध्यान से बेटा, ये गैस में है, ये गैस में है, तो कन्वर्जन गैस से गैस तो देखोगे नहीं। ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, यानी कि सॉलिड से गैस में जा रहा है। और सॉलिड से गैस में जाने पर एंट्रोपी क्या होती है? बिल्कुल इंक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा तो स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका ग्राफ नीचे की तरफ होना चाहिए। एक और चीज सीधा सीधा निकाल सकते हो, डेल्टा एस नेगेटिव या पॉजिटिव, इसका डेल्टा Ng निकाल लो। एक मिनट बच्चों, बॉटल गिर गई।
क्या निकाल लो बेटा, इसका डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये गैसियस प्रोडक्ट है जिसके 2 मोल्स हैं, ये गैसियस रिएक्टेंट है जिसके 1 मोल है। कितना आया, 1। डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा, तो फिर स्लोप ओवरऑल कैसा आएगा, नेगेटिव। देखना जरा इसका ग्राफ। क्लियर? तो अब ये समझ तो आ गया कि एलिंगम डायग्राम जो है ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। ऐसा नहीं किया मन किया ऊपर मन किया नीचे, इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये ग्राफ डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में है। क्लियर? अब ये ग्राफ और क्या क्या बताता है, 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्लियर? हम क्या पढ़ने जा रहे थे, पायरोमेटलर्जी। जब रिडक्शन किसी पर्टिकुलर मेटल की प्रेजेंस में होता है तो वो वही मेटल क्यों यूज किया गया, ये हमें जानना है। ठीक है, ये हमें जानना है। तो बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि मान लो ये मेटल ऑक्साइड है Al2O3, 2 रिएक्शन के ग्राफ दे रखे हैं। 4/3 Al plus O2 forms 2/3 Al2O3 और 2 magnesium plus O2 that forms 2 MgU. The most important conclusion of Ellingham diagram and it is proved, hence proved. कैसे बताते हैं, Mg plus O2 form MgU। ऊपर वाले कर्व पे जो प्रेजेंट मेटल ऑक्साइड है उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, नीचे वाले कर्व का रिएक्टेंट मेटल। यानी कि Al2O3 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन, मैग्नीशियम। कैसे पता चला, ग्राफ देखकर। इसका डेल्टा Lg और इसका डेल्टा Ng, डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, कंपेयर किया गया इसको रिड्यूसिंग एजेंट मानते हुए, और वो ओवरऑल नेगेटिव आया, हाईली नेगेटिव आया। रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस, हाईली पॉसिबल, हाईली फिजिबल। यानी कि ये जितने भी कर्व दे रखे हैं हम यहां पर उस कर्व को देखकर बता सकते हैं कि इस मेटल ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज होगा। तो आगे जाकर जिनका भी हम इंडिविजुअल एक्सट्रैक्शन करेंगे या कोई भी रिएक्शन अब हम रटेंगे तो रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है वो एलिंगम डायग्राम का कंक्लूजन है। और ये प्रूव्ड कैसे है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट मानते हुए ये डेल्टा जी निकाले गए, और डेल्टा जी निकालकर ओवरऑल डेल्टा जी हाईली नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव जब आया तब कंक्लूड किया गया कि भाई ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिपीटिंग वंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ एलिंगम डायग्राम कि कौन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का तरह बिहेव करेगा। तो जो अबव कर्व है उसके जस्ट बिलो जो रिएक्टेंट मेटल है वो उस मेटल ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस CO2 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जिंक है। अब यहां पर देखो ये क्या है, कोई ना कोई टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई टेम्परेचर रहा होगा। तो टेम्परेचर चेंज होने पर रिड्यूसिंग एजेंट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कर्व ऊपर जा रहा है, ये कर्व नीचे आ रहा है। तो बस ध्यान क्या रखना है, जस्ट बिलो वाला जो कर्व है उस पे प्रेजेंट जो रिएक्टेंट मेटल है वो अबव कर्व वाले मेटल ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, मैम ये एकदम से जो सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज हो रहा है ग्राफ में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेज चेंज को। फेज चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस फेज चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन बाय वन सारे कंक्लूजन रीड आउट करते हैं, समझते हैं, नोट डाउन करो, एक एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए और मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक पॉइंट का मतलब, क्योंकि ये वही है जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखना बेटा क्या लिखा हुआ है, एलिंगम डायग्राम इज ग्राफ ऑफ डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। यानी कि कोई भी ऑक्साइड जब हम बना रहे हैं
कोई भी मेटल ऑक्साइड जब बनता है उसके फॉर्मेशन का जो डेल्टा जी है, ऑक्साइड का, सल्फाइड का या हैलाइड का, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो बोल सकती हूं भाई ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और रिलेशन कौन सा यूज हो रहा है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मोस्ट ऑफ दीज ग्राफ हैव पॉजिटिव स्लोप, मोस्ट ऑफ दीज हैव पॉजिटिव स्लोप। ऐसा कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। और वो कब होगी? जब एंट्रोपी भी नेगेटिव होगी। तो मैंने आपको अभी बताया, जब जब गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो फिर एंट्रोपी डिक्रीज होती है। एंट्रोपी जितनी डिक्रीज होगी डेल्टा जी उतना लेस नेगेटिव होगा, क्योंकि ओवरऑल स्लोप पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा ये चीज। देखो मैंने अभी यही समझाया था कि देखो एंट्रोपी का बढ़ना यानी कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव यानी कि स्लोप नेगेटिव। तो इस ग्राफ में मोस्ट ऑफ द कर्व में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। वो क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्राफ में डेल्टा एस एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी ऑफ CCO, कार्बन और CO, इनका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। इनका स्लोप कैसा है बेटा? नेगेटिव है। दैट इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है, एंट्रोपी पॉजिटिव है यानी कि रैंडमनेस ज्यादा है। तो ये भी अपने अभी डिस्कस किया, बस थ्योरी में लिखा हुआ है बेटा, यही तो मैंने लिखा है मैथमेटिकली कि जब हम गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं यानी कि जब एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। देखो बेटा यही तो हो रहा है कार्बन और CO में। कार्बन प्लस O2 ने CO बनाया, तो यहां पर ये क्या था बेटा? यहां पर ये देखो गैस से गैस, एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज, स्लोप नेगेटिव, यही पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, अ सडन इंक्रीज इन स्लोप हैव शोज फेस चेंज लाइक मेल्टिंग। तो इस पॉइंट का भी वही मतलब है बेटा कि जो सडन इंक्रीज हो रहा है स्लोप के अंदर। ठीक है, सी ये हमारा एलिंगम डायग्राम जो है, यहां पर देखो बेटा इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? सडन इंक्रीज होना, ठीक है, या डिक्रीज होना, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज चेंज को। दैट मीन्स सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो सकता है, लिक्विड से गैस जा रहा हो सकता है। ठीक है, Those metal oxide, the most important point, the most important conclusion जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिटन फॉर्म में है। Those metal oxide which lie below in Allingham diagram, वो metal oxide जो below lie करते हैं has more negative heat of formation, enthalpy of formation, sorry, Gibbs free energy of formation, more is stability of such oxides, and corresponding metal acts as stronger reducing agent। यानी कि वो मेटल ऑक्साइड जो कि बिलो लाई करते हैं एलिंगम डायग्राम के अंदर, उनका डेल्टा जी कंपेरेटिवली मोर नेगेटिव होता है। जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और उनका जो मेटल होता है जो कि हमारा रिएक्टेंट मेटल होता है वो बिहेव करता है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर? बिलो 1623 केल्विन टेम्परेचर मैग्नीशियम एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Al2O3 and above 1623 Kelvin temperature Al2O3 aluminium acts as reducing agent for MgO। आ जाते हैं वापस इस एलिंगम डायग्राम पे। ठीक है, अब इस केस में यहां तक दैट इज 1623 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज 1623 केल्विन टेम्परेचर। इससे पहले
ऊपर कौन था Al2O3, नीचे कौन था MgO, MgO का मेटल कौन है मैग्नीशियम। तो बिलो 1623 केल्विन Al2O3 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन, मैग्नीशियम। एंड आफ्टर 1623 केल्विन ऊपर कर्व किसका जा रहा है, MgO वाले का, नीचे कर्व किसका है, Al2O3 वाले का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन, एल्यूमिनियम। क्लियर हो गया बेटा। तो यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इसी ग्राफ से कंक्लूड करके कि बिलो 1623 केल्विन मैग्नीशियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Al2O3 एंड अबव दैट 1623 केल्विन एल्यूमिनियम एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर MgO। एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तब उस केस में कार्बन और CO इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन। देखना ध्यान से बेटा, ये रिएक्शन को देखो, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर जाने पे इसका कर्व तो नीचे आ गया, तो इसके बिलो कर्व कौन है, इसके बिलो कर्व है CO। तो CO इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। देख लो बेटा, एक बार रीड आउट कर लो, चाहे तो नोट डाउन कर लो साथ साथ, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस स्लाइड में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है बेटा, विदाउट हेजिटेशन आपको चैट बॉक्स में लिखना है, यानी कि कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल मैं आपके एलिंगम डायग्राम के भी डाउट्स लूंगी, क्योंकि बेटा ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसी के ये कंक्लूजन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब हम वो रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं जहां पर कौन, अब मैंने उन्हीं कर्व्स को अलग अलग लेकर आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जहां पे आप बता पाओ कब किसके लिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई करना सीख गए एलिंगम डायग्राम से कि किसके लिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो, मान लो ये कर्व दे रखा है, यहाँ डेल्टा G है और यहाँ पर टेम्परेचर है, ये Fe प्लस O2 Fe2O2 इसका कर्व है, ये C प्लस O2 CO और ये CO प्लस O2 CO2। बिलो 1623 यानी कि इससे पहले Fe2O3 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन, नीचे वाले ऑक्साइड का जो रिएक्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं CO इज रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2O3 के लिए बिलो 1123 केल्विन कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आफ्टर 1123 केल्विन ये कर्व नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये एज इट इज है, तो Fe2O3 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन, कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया बेटा। तो इन कर्व से आप रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना सीख जाओगे। नेक्स्ट बेटा FeO के लिए बिलो 1073 केल्विन कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। तो बेटा कर्व जो है अप क्यों जा रहे हैं, डाउन क्यों जा रहे हैं, वो हमने डिस्कस किया, स्लोप के बेसिस पे जा रहे हैं, कब कौन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा वो हमने डिस्कस किया। अब इसी एलिंगम डायग्राम का कंक्लूजन है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए, क्योंकि इसमें तो कम कर्व बने हुए हैं और भी बहुत सारे कर्व्स हैं, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया गया, नहीं तो एलिंगम डायग्राम पूरा मिक्सअप हो जाता, मैच्ड हो जाता, समझ ही नहीं पाता। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम रटना जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है, बनाने के लिए कभी नहीं आने वाला, लेकिन ऐसे देखकर रिड्यूसिंग एजेंट पूछ सकता है, कंक्लूजन पूछ सकता है, जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिडक्शन मैथड्स। ठीक है, फाइनली फिर से आ गए हम स्टेप 4 पे। तो रिडक्शन मेथड में कल जो मैंने आपके साथ फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, उस रिडक्शन मेथड में किस किस का नाम था बेटा, स्मेल्टिंग। जब रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होता है उस मेथड को स्मेल्टिंग बोलते हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं। रिडक्शन बाय यूजिंग सर्टेन मेटल, ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन कल डिस्कस किया था, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। तो ये सारी स्टेप अब हमको डिस्कस करनी है। और कब किसके लिए, बिलो दिस टेम्परेचर रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, आफ्टर दिस टेम्परेचर रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, कहां से आया, एलिंगम डायग्राम। क्या रटना जरूरी है, सब कुछ नहीं, पर जो जो लिखवाया है वो नोट्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस बहुत बन सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ उतना लिखा है जितना काम का है। ठीक है, तो पहला मेथड हम डिस्कस इसका करने जा रहे हैं, दैट इज स्मेल्टिंग। इसे स्मेल्टिंग भी बोलते हैं, इसे हम कार्बन रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं, जहां पर हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज करते हैं बेटा, यहां पर हम रिड्यूसिंग एजेंट
कार्बन यूज करते हैं। तो कौन से हमारे पास ऐसे ऑक्साइड्स हैं देख लो, ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि सब में मेटल ऑक्साइड ही मिलेंगे आपको। तो यहां पर कार्बन हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर? इसलिए इस मेथड को स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल क्या क्या है? जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, Fe2O3, इन सभी ऑक्साइड्स के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सीधा एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये जितनी भी टेम्परेचर रेंज लिखी हुई है ये कहां से आई है? ये उसी एलिंगम डायग्राम से आई है। जिंक ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, जिंक प्लस CO एज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन जब अबव 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिएक्शन कराते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद CO है। ये सब क्या है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं? दे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कर रहे हैं? इन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके हमें मेटल दे रहे हैं। इन दो स्टेप में जिंक मिला, इन दो स्टेप में आयरन मिला। ये जो बिलो और अबव वाली रिएक्शन है ये कहां से आई? ये टेम्परेचर रेंज देखी गई फ्रॉम एलिंगम डायग्राम। तो अब ये रिएक्शन रटना कंपैरेटिवली इजी होगा क्योंकि समझ आ गया कि आया कहां से, कंक्लूड कहां से किया गया है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। दैट मीन्स यहां पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किसे यूज किया गया है बेटा? यहां पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को यूज किया गया है। हाइड्रोजन काफी एक्सपेंसिव भी है, ये सेफ भी नहीं होता इन जनरल, तो इसका रिडक्शन बहुत ही कम किया गया है। और इसके रिडक्शन के लिए हमारे पास दो ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हमें सिर्फ उतना ही याद करना है। नंबर 1 टंगस्टन ऑक्साइड, यहां पर हम कौन से मेटल को रिड्यूस कर रहे हैं? टंगस्टन को। नेक्स्ट निकेल ऑक्साइड, कौन से मेटल को रिड्यूस कर रहे हैं? निकेल। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज हो रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल। तो एस ब्लॉक ऑक्साइड्स लाइक B2O3, L2O3, ये एस ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स और B2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर नॉट रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो हम रिडक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है कंफर्टेबली, प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली। सबसे पहले पल्वराइजेशन कराया, फिर ओर को प्योर किया, फिर ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम उस ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करके मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं। आफ्टर दैट क्या करेंगे? इस मेटल को रिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनके लिए इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन मेथड है जहां पर मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। क्या बेटा? मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ नेम्ड प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल क्रोल्स प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड स्किमिडिट, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, जिसे थर्माइट रेड भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? कौन से मेटल को रिड्यूस करने के लिए, कौन से मेटल हैलाइड या कौन से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यार इसमें ब्लू कलर नहीं है। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल क्रॉल्स प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? फॉर एग्जाम्पल TiCl4। TiCl4 रिड्यूसिंग एजेंट मैग्नीशियम। यहां से हमें मिल गया टाइटेनियम मेटल। मैग्नीशियम यहां पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन सा मेटल यूज किया बेटा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट बेटा, ये जो प्रोसेस है गोल्ड स्किमिडिट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट रेड मेथड भी बोलते हैं। यहां पर हम किसके ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर रहे हैं? मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, इनके ऑक्साइड्स का रिडक्शन करते हैं। क्लियर? और रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज किया जाता है बेटा? एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? मिक्सचर लेते हैं। मिक्सचर फॉर एग्जांपल बेरियम पर ऑक्साइड और मैग्नीशियम लिया, इनिशियल मिक्सचर, इग्निशन मिक्सचर, और फिर हम ये रिएक्शन करवाते हैं।
तो ये हमारे पास तीनों के जो ऑक्साइड्स हैं, किस किस के, मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन। मैग्नीज का Mn3O4, क्रोमियम का क्रोमिक ऑक्साइड, आयरन फेरक ऑक्साइड। तो ये तीनों हमारे पास ऑक्साइड्स हैं। तीनों में रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। रिड्यूस किया तो यहां से हमें ऑब्टेन हो गया ये मेटल, मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन। इसको करेक्ट कर देते हैं बेटा, यहाँ पर मैग्नीज आएगा। क्लियर? अब इनको एक बार देख लो बेटा, समझ लो और इनको अच्छे से देख लो, इसमें कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए बेटा। यहाँ पर ये कौन कौन से स्टेप में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये बिल्कुल आपको पता चलेगा जब आप उस एलिंगम डायग्राम को ध्यान से देखोगे। ठीक है बेटा? और इन प्रोसेस के नाम से पूछा जाता है, इन प्रोसेस के नाम से पूछा जाता है कि भाई इसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। क्लियर? नाम से पूछा जाएगा। हमने इग्निशन मिक्सचर मैग्नीशियम लिया बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम ही आएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज ऑटो रिडक्शन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक रिडक्शन का मेथड है, ऑटो रिडक्शन, जिसको हम सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं, जहां पे हमें फर्दर किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है रिडक्शन करवाने के लिए। सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्शन होती है, जो फॉर्म होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और रिडक्शन करके हमें यहाँ से प्योर मेटल मिल जाता है। याद क्या रखना है कि यहाँ पर जितने भी मेटल ऑब्टेन हो रहे हैं वो कौन कौन से मेटल थे जिनके लिए हमने ऑटो रिडक्शन यूज किया, जिनके लिए हमने बाय स्मेल्टिंग हमने रिडक्शन करवाया, बाय हाइड्रोजन हमने रिडक्शन करवाया, ये याद रखना है। तो सिनाबार ये भी एक किसका नाम है बेटा, ओर का नाम है। उस ओर का फॉर्मूला क्या है, उस ओर का फॉर्मूला है HgS। सिंपल, क्या किया, O2 की प्रेजेंस में हीट किया, O2 की प्रेजेंस में हीट किया, तो यहां से फॉर्म हुआ मर्करिक ऑक्साइड। क्योंकि सल्फाइड और था, O2 की प्रेजेंस में हीट किया, रोस्टिंग करवाया, मर्करिक ऑक्साइड बना। ये खुद एज अ यहाँ पर वापस सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और यहाँ से मेटल ऑब्टेन हो जाता है Hg। बाय प्रोडक्ट निकल गया SO2। सेम एज इट इज गैलेना, गैलेना लेड सल्फाइड को बोलते हैं, इस ओर का नाम है, ये भी एक सल्फाइड ओर है, और कॉपर ग्लेंस ये भी एक सल्फाइड ओर है। तीनों का पहले ऑक्सीडेशन कराया हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से लेड ऑक्साइड मिला, यहाँ से क्यूप्रस ऑक्साइड मिला। फिर ये जो खुद हमारी ओर थी ना, ये ओर खुद ऑटो रिडक्शन करवाता है, सेल्फ रिडक्शन कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और यहाँ से हमें मेटल ऑब्टेन हो जाता है। इनका जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ऑक्साइड का, वो पॉजिटिव होता है, अनस्टेबल होता है, बहुत लेस नेगेटिव होता है, इसीलिए ये रिएक्शन फर्दर हो जाती है और यहाँ से हमें मेटल मिल जाता है वाया रिडक्शन। इसे हम बोलते हैं ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन। यहाँ पे हमें फर्दर कुछ और यूज करना ही नहीं पड़ा, ये खुद इनका ये जो है ना HgO, PbO, क्यूप्रस ऑक्साइड, इनका डेल्टा G लेस नेगेटिव होता है, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, ये फर्दर इसका फॉर्मेशन कर देता है, यहां से हमें मिल जाता है बेटा मेटल। क्लियर?
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में। चलो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा उसको हम फिर से एक बार क्विकली, क्योंकि मैंने इतने के लिए ही बोला था, तो मैं वापस उधर आ जाती हूँ बेटा। आज हमने स्टेप 3 कर लिया कवर्ड। नेक्स्ट बेटा स्टेप 4 हमारे पास क्या था? स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो स्टेप 4 क्या था हमारे पास? रिडक्शन। क्या था बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन में सबसे पहले हमने कवर कर लिया एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम किस पे बेस्ड है? डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वो डायग्राम ही हमें हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कब कौन से मेटल ऑक्साइड के लिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद हमने रिडक्शन के मेथड डिस्कस किए। फॉर एग्जाम्पल स्मेल्टिंग, जहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और सीओ था, कौन से मेटल ऑक्साइड को हमने रिड्यूस किया? आयरन और जिंक के। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। रिडक्शन बाय हाइड्रोजन दैट इज एक्सपेंसिव एंड नॉट सेफ, हमने किसके लिए यूज किया वो याद रखना है। नेक्स्ट बेटा ऑटो रिडक्शन, नेक्स्ट सेल्फ रिडक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है, दैट इज सेल्फ रिडक्शन। तो ये हमने डिस्कस किए रिडक्शन के मेथड्स। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास अगर लाइव हुई तो मैं आपसे पहले पूछूंगी कि कौन सा रिडक्शन कौन सा मेटल ऑक्साइड के लिए यूज किया गया था, इतना ही क्वेश्चन में आता है। मेटल एज रिड्यूसिंग एजेंट वो भी हमने डिस्कस किया रिडक्शन मेथड में। तो आज हमने और 2 स्टेप्स को कवर कर लिया मेटलर्जी की। कौन सी बेटा? स्टेप 3 और स्टेप 4। इससे पहले एलिंगम डायग्राम का रोल आ गया था। तो चैप्टर बड़ा सॉर्टेड चल रहा है कि मेटल लेकर आना है। मेटल को लाने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप थे, उन स्टेप की सब स्टेप को भी हमने पढ़ लिया, 4 कंप्लीटेड है। कल हम उसी मेटल को रिफाइन करना सीखेंगे, यानी कि मेटल हमें मिल चुका है, अब हमें उस मेटल को प्योर करना है। और मेटल को प्योर करने के लिए कुछ रिफाइनिंग मेथड्स थे, वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब तक जो हमने पढ़ा उसमें हम आयरन, कॉपर, जिंक जैसे मेटल्स का पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैसे एक्सट्रैक्शन किया गया था और कौन सी प्रोसेस का यूज करके इसका एक्सट्रैक्शन किया गया। ठीक है, तो कल वो सारी रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जितना पढ़ा दिया उतना रिवाइज करके आना। कल के टारगेट में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी हो, रिवाइज करो बच्चों, अच्छे से समझो, अच्छे से कंसेप्ट को फॉलो अप करो, ठीक है, एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। रजिस्ट्रेशन डेट आ चुकी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आनी थी। एक दिन पेपर की भी डेट आ जाएगी, आनी थी। कांस्टेंट क्या रहना है? आपकी प्रिपरेशन, वो नहीं बदलेगा, सिलेबस नहीं बदलेगा। तो ये चीजें आती जाती, नर्वस मत हुआ करो। बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं मैम डेट आ गई, टेंशन हो रही। किस बात की टेंशन हो रही है? किस बात की टेंशन हो रही है? हाँ, पेपर देना है ना, इसलिए तैयारी की थी ना। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आगे पीछे कुछ मत सोचो, जो करो बेस्ट तरीके से करते रहो स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। तो कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, परसों इसके MCQs को हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कल कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊं, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम लगेगा, कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। अब तो हमें बस ये जानना है कि अच्छा इसके लिए ये यूज किया था एज रिड्यूसिंग एजेंट, इस प्रोसेस को यूज किया गया था। कल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।